कि बाजार का भाव उसी दिन गिरता है जब आप शेयर्स खरीदते हो। हमने 60 में खरीद लिया, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 99, 100 का ऑर्डर रखा, 100 टच नहीं किया और उसके बाद वो क्रैश करके खत्म हो गया। तो जिस दिन आपने किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे दिया ना, वो पैसे के साथ नहीं, आपके इमोशंस के साथ ट्रेड करने लग जाता है। और उसने मुझे फोन किया, अरे संजय, ये एक पोजीशन में गड़बड़ हो गई है, तू 80,000 रुपए और दे दे, मैं देख अगले दिन तेरे को डबल करके दे दूंगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने उसको सॉरी बोला और मैंने कहा भाई अब मैं तेरे साथ नहीं ट्रेडिंग कर सकता। अगस्त 2023 से लेके मार्च 2024 तक 60 लाख के कैपिटल पे 8 महीने के अंदर 13.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। सुबह सवेरे 9:15 बजे सारा भारत स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे आ जाता है आस लगा के। शाम होते होते इनमें से कई लोगों के सपने साकार हो जाते हैं और कईयों के सपनों का दह संस्कार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय कथूरिया और मैं हूं बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम का कोच। ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं अपनी लंबी जर्नी से। स्टॉक मार्केट में मैं 2006 से पार्टिसिपेट कर रहा हूं। जी हां, आप में से काफी लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे और मैं तब से स्टॉक मार्केट्स में प्ले कर रहा हूं। 18 साल से ज्यादा मुझे हो चुके हैं स्टॉक मार्केट्स में। आज जो स्टॉक्स के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ अपनी जर्नी को साझा करना चाहता हूं और इस जर्नी को मैंने बांटा है 4 हिस्सों में। तो जो पहला हिस्सा है मेरी जर्नी का, वो है मेरी पर्सनल लाइफ, यानी कि मैं कहां बड़ा हुआ, क्या किया, कैसे किया, मेरा परिवार क्या है और मेरे जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे आए। देखिए, मिडिल क्लास एक टैग नहीं, एक सोच है। हम जो भी 1980s में पैदा हुए हैं वो बहुत दारिद्र्य के टाइम पे पैदा हुए। मैं एक छोटे से गांव श्री गंगानगर राजस्थान में पैदा हुआ। मेरे दादाजी का बिजनेस था। मेरे दादाजी के 3 बेटे और एक बेटी, उसमें से मेरे एक फादर वो भी बिजनेस में थे। पर धीरे धीरे बिजनेस खत्म होता गया कंपटीशन के कारण। मेरे फादर ने डिसाइड किया कि वो अब श्री गंगानगर से बाहर निकलेंगे और पब्लिक जॉब करेंगे। उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, बीएससी करी, एमएससी करी, फर्स्ट आए और उन्होंने ज्वाइन किया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1979 में। मेरे फादर की स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो करीबन 1200 रुपए थी। हम लोग बड़ौदा में थे। बड़ौदा के बाद हम आसाम शिफ्ट हुए और 1991 में 2 ट्रांसफॉर्मेशन आए। एक तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और दूसरा हम लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए। अब जो हैबिट्स है ना वो बचपन से फॉर्म हो जाती हैं। 1996 में मुझे याद है मैं म्यूजिक सीख रहा था, मुझे कीबोर्ड चाहिए था। यामाहा का PSR 410 मेरे फादर ने बोला कि मैं तुम्हें लाके देता हूं। तब वो 20,000 रुपए का था और मेरे फादर की सैलरी 6,000 रुपए महीना थी, यानी 3 से 4 महीने की सैलरी उन्होंने निवेश करके मेरे को एक यामाहा PSR 410 मेरा पियानो दिया ताकि मैं पियानो सीख सकूं। तब मुझे समझ आया कि भाई अब मुझे जो है कंट्रीब्यूट करना है फैमिली की तरफ। और 1997 में मैंने अपनी पहली कमाई चालू करी जब मैं एक म्यूजिक टीचर बना। मुझे आज भी याद है, एक माँ बेटे को मैं सिखाता था और 175 रुपए 1 घंटे का लेता था, यानी पूरे महीने में 4 बार जाके 700 रुपए कमाता था 1997 में। तो तब से ही माइंड में आ गया था कि अर्निंग करनी बहुत जरूरी है, फैमिली को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अर्निंग नहीं करी तो फैमिली ग्रो नहीं कर पाएगी। मेरे फादर स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिव थे, हमेशा से शेयर्स खरीदते थे। तो 97-98 में क्या हुआ, उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व करना चालू किया। किन कामों में? क्लेरिकल कामों में। ऐसे कामों में नहीं कि तुम बताओ कौन सा शेयर खरीदो कौन सा नहीं खरीदो, क्लेरिकल कामों में। तब क्लेरिकल काम बहुत होते थे। एक डिविडेंड का चेक आया, मैंने देखा ये 40 रुपए का डिविडेंड है, ये क्यों आया है पापा को। तो तब मैंने पहली बार पापा से बात करी कि ये 40 रुपए का चेक क्यों आया है। तब उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये डिविडेंड होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अच्छा, तब के जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबके पास एक सूटकेस भर के फिजिकल फॉर्म होता था जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। और जितने शेयर सर्टिफिकेट आपके पास होते थे उसमें से करीबन करीबन 50% शेयर सर्टिफिकेट खत्म हो चुके होते थे, क्योंकि वो कंपनियां डूब चुकी होती थी। तो मेरे फादर ने बताया कि भाई मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो डूब गई। अच्छा, मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद उसमें अच्छे पैसे बने। तो ऐसे मेरे को कहानियां बताते रहते थे। फिर आया 2000 का एरा, जब सब कुछ डिजिटलाइज होने लग गया। तो डिजिटलाइज हुआ तो सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट्स डिजिटलाइज हुए और वहां आ गए डीमटेरियलाइज फॉर्म, जिसे हम डीमैट कहते हैं आज के दिन में। और तब क्या होता था, ये CDSL NSDL नहीं होता था। तो जब भी सेटलमेंट करनी होती थी, जिस दिन भी पापा शेयर खरीदते थे या बेचते थे, मुझे जाना पड़ता था डिपॉजिटरी के पास और वहां पे पेपर पे उसको बताना पड़ता था आज मेरे फादर ने कौन सा शेयर खरीदा है, कौन सा शेयर बेचा है, ताकि वो मैच कर सके और अगले दिन 24 घंटे के अंदर ये काम करना होता था। तो ये कुछ क्लेरिकल काम थे जो मेरे फादर ने मुझसे करवाए और उन क्लेरिकल कामों की वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अच्छी समझ आ गई। तो ये मेरी जर्नी 2002 तक रही और 2002 के बाद मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी और यहां से मेरे लाइफ में एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो ट्रांसफॉर्मेशन था कि मैंने गुजराती कॉलेज में इंजीनियरिंग करी। अब गुजरातियों के साथ जब आप रहते हो ना, तो आपकी मानसिकता ही बिजनेस की हो जाती
जाती है, आपकी मानसिकता ही इन्वेस्टमेंट्स की हो जाती है। तो मेरा जो क्राउड था, जो मेरे क्लास थी, उसमें से करीबन 70-75% लोग जो थे वो गुजरातीज थे। मैं डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी मैंने, तो वहां से मैंने सीखा कि लोग बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हैं। तब तक तो मैं सिर्फ सर्विस वालों के साथ मिलता था, वही 100 फ्लैट्स के लोगों के साथ मिलता था। पर मेरा जो होराइजन है वो वाइड हुआ जब मैं कॉलेज में गया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। वहां पे एक मेरा फ्रेंड था, बड़ा मजेदार काम करता था। वो हमसे 60 पैसा लेता था पर जेरोक्स का, और जेरोक्स वाले के साथ सेटिंग करके 50 पैसे में जेरोक्स करवाता था। यानी इनकी मानसिकता है, ये छोटी बात नहीं है, हमें बुरा भी लग सकता है, पर ये बात छोटी नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानसिकता ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आपको पहले से ही सीखनी चाहिए। और आज ये सब यूट्यूब से अवेलेबल है, पर तब 2002 के टाइम पे ये सब नहीं होता था। तो 2002 से लेकर 2006 तक मैंने इंजीनियरिंग करी। फिर मेरे को था कि भाई मेरे को फाइनेंस में कुछ करना है, क्योंकि मेरे नंबर्स के स्किल बहुत अच्छे थे। बचपन में मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे और नंबर्स में हमेशा फोकस रहता था उनका। वो कभी कभी तो डांट देते थे, मार भी देते थे अगर मैथ्स में कम मार्क्स आए। तो जानबूझ के हमारे को मैथ्स करना पड़ा, और अब मैथ्स से प्यार हो गया था, तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने इंजीनियरिंग में जाके ये डिसाइड किया कि मुझे फाइनेंस के फील्ड में जाना है और मुझे एमबीए फाइनेंस करनी है। तो पूरी इंजीनियरिंग भी मेरी फोकस यही रहता था कि मैं किस तरीके से फाइनेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं। फिर 2006 में जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई, मुझे एडमिशन मिला एमबीए फाइनेंस में, और वेलिंकर्स में एडमिशन मिला। मेरे पास 3 महीने का टाइम था। इन 3 महीने में मैंने कोचिंग करनी चालू करी। मैं क्वांटिटेटिव और डीआई पढ़ाता था आईएमएस में। 300 रुपए घंटे मुझे मिलते थे, और जितना मेरे दोस्त पूरा महीना नौकरी करके कमाते थे, उतना मैं 60 आवर्स के अंदर कमा लेता था। और उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 2006 में मैंने पहला अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, और जो पहला शेयर खरीदा मेरा, वो था जीएमआर इंफ्रा का। जी हाँ, ये जीएमआर इंफ्रा का शेयर था, जिसके साथ मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे 2006 में। फिर मैंने एमबीए ज्वाइन करी। एमबीए जब मैंने ज्वाइन करी, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी फाइनेंस के बारे में जो मुझे नहीं पता थी। धीरे धीरे रिसर्च करी, और उसके बाद मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा कर दिया। तो ये जो मेरा फर्स्ट फेज था लाइफ का, उससे मैंने एक बहुत बड़ी लर्निंग ली। लर्निंग ये थी कि फ्रुगैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रुगैलिटी मतलब चिंदीगिरी नहीं होती। फ्रुगैलिटी मतलब होता है खर्चा वर्सेस निवेश। यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हो, वो खर्चा होने वाला है या वो निवेश होने वाला है। खर्चा मतलब चला गया पैसा, डूब गया, कोई काम नहीं आया। निवेश मतलब उसी पैसे से आप अपनी जिंदगी में आगे रिटर्न्स बना सकते हो। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरे फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में जो मेरे पेरेंट्स से रही, वो रही कि खर्चे और निवेश को अलग करो और फ्रुगैलिटी से जियो, ताकि आप पैसे बना सको। अब आते हैं मेरी लाइफ के दूसरे अध्याय पे। दूसरा अध्याय मतलब जब मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। 2008 की जनवरी में मैंने जॉब ज्वाइन किया। मेरा पहला जॉब था रहेजा यूनिवर्सल में, और मुझे लिया गया था असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तब रहेजा आईपीओ लेके आने वाला था, और वो एक ड्रीम जॉब था कि भाई आपको उस टीम में काम करने मिलेगा जो आईपीओ लेके आने वाली है। तो मुझे लगा ये तो परफेक्ट जॉब है भाई, मैं तो मार्केट्स को भी जानना चाहता हूं, मैं फाइनेंस को भी जानना चाहता हूं। तो मैं घुस गया जॉब में। घुसा तो पता चला कि आज तक जो सीखा था उसके ज्यादा मायने ही नहीं है। वहां पे तो एक्सेल सीखना पड़ेगा, वहां पे तो रियल एस्टेट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को अपस्किल किया, और मैंने एक्सेल भी सीखा और मैंने रियल एस्टेट के बारे में भी सीखा। पर क्या होता है, जब आप ऑफिस में जाते हो ना, तो ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर ही रहे होते हैं। तो 2008 में जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, जब मैंने रहेजास ज्वाइन किया, वहां पे भी यही हो रहा था। और मेरी सबसे बड़ी एक लर्निंग जो वहां पे रही, वो ये है कि बाजार का भाव उसी दिन गिरता है जब आप शेयर्स खरीदते हो। इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे वो मिली जो जीवन में सबको मिलती है। आपके मन में आ रहा होगा गर्लफ्रेंड, अरे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, टिप मिली। ये जो टिप वर्ड है ना, ये सबको खत्म कर देता है। तो उस दिन मुझे सबसे पहले वो टिप मिली कि भाई एक काम करो संजय जी, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने बोला मेरे पास ना करीबन 20-25 हजार रुपए हैं इस टाइम पे। तो मेरे वो जो फ्रेंड है, उन्होंने बोला एक काम करो, ये कंपनी है टेलीडेटा इंफॉर्मेटिक्स, ये खरीद लो, बहुत जबरदस्त टिप है। तो हम भी भाई यंग है, 23-24 साल के थे, हमें समझ नहीं आता था, तो हमने भी उस टिप को माना और टेलीडेटा इन्फॉर्मेटिक्स खरीद लिया। टारगेट था भाई तुम 60 रुपए में खरीदो, कुछ समय में 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, हमने 60 में खरीद लिया। 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 99, 100 का ऑर्डर रखा, 100 टच नहीं किया, और उसके बाद वो क्रैश करके खत्म हो गया। कंपनी डीलिस्ट हो गई, 3 कंपनियों में बट गई, फर्स्ट फिर से रीलिस्ट हुई, पर वो आज वो कंपनी टोटली खत्म हो गई, और मेरे 25,000 रुपए हो गए जीरो। तो एक चीज समझ आ गई भाई, ये जो टिप है ना, ये टपरी के लिए ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी एक लेसन ले लीजिए कि टिप्स पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि टिप टपरी के लिए ठीक है, पर स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो वहां से जर्नी फिर चलती रही, चलती रही। फिर क्या हुआ, अगला भूत इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को। अब इस भूत का नाम था ऑप्शंस। तो मेरे एक फ्रेंड है, मैंने बोलते कि यार मैंने ना कल 15,000 रुपए कमा लिए।
अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई आके बोले 24 की उम्र में, यहाँ सैलरी पूरे महीने की 35,000 है, और कोई आके बोल रहा है कि अरे यार मैं तो 15,000 रुपए कमा लिए, तो भाई आप सोचोगे कि क्या ऐसा करा। मतलब पैसे कितने लगाए? मैंने तो मुश्किल से 20-25,000 लगाए। मतलब ऐसा क्या किया भाई, 20-25,000 लगाए और 15,000 रुपए बना लिए? तो बोलते मैंने ऑप्शंस खरीदे। तो पहली बार हमारे को समझ आया ऑप्शंस होता क्या है। देखिए हमने किताबों में पढ़ा था, मैंने एमबीए फाइनेंस करी थी, उसके बाद मैं सीएफए कर रहा था, चालू की थी, पर मैंने उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता थी, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो ये मेरा फ्रेंड था, ये चालू हो गया, भाई मैं तो ये ऑप्शन खरीद रहा हूं, मैं तो एशियन पेंट्स का ऑप्शन खरीद रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तू भी खरीद, तेरे पास कितने पैसे है संजय। तो फिर से हम फंस गए। तो हमने बोला कि जी हमारे पास तो है 15-20 हजार रुपए। तो मैंने 15-20 हजार रुपए का जुगाड़ किया अपनी सैलरी में से, और मैंने बोला कि मैं भी ऑप्शंस खरीदूंगा। मुझे आज भी याद है 25 दिसंबर के बाद 1 या 2 दिन, 26-27 दिसंबर को मैंने वो ऑप्शन खरीदा, जब वो अगली सीरीज आ गई थी, थर्सडे के एक्सपायरी के बाद जब अगली सीरीज चालू हो गई थी। और अब देखिए क्या होता है, यही होता है जो मैंने आपको लर्निंग बोली थी कि जब भी आप खरीदते हो तो मार्केट नीचे गिर जाती है। 7 जनवरी 2009 को सत्यम का स्कैम बाहर आया और स्टॉक मार्केट एक दिन में करीबन 8 से 9% नीचे गिर गई थी। जी हाँ। और मेरे कॉल ऑप्शन का क्या हुआ होगा अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सबको पता है कॉल ऑप्शन क्या है। तो कॉल ऑप्शन में ये होता है कि आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। अब खरीदा हुआ कॉल ऑप्शन मेरा था और मार्केट 6 से 7% नीचे गिर गई 7 जनवरी को, और बैंड बज गई मार्केट की। और ऑब्वियसली अगर मार्केट की बैंड बज गई तो जो मैंने 15-20 हजार रुपए डाले थे वो भी जीरो हो गए। ये पैसा मेरा दूसरी बार जीरो हुआ। पर दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी लाइफ में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी थी, और मैंने देखा कि भाई ऑप्शंस में जो है मेरा हाथ नहीं, मेरा पूरा बदन जल गया था। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये जो मार्केट है ना, ये किसी की सगी नहीं है। ये मार्केट ना एक गर्लफ्रेंड की तरह है, अगर आपसे नाराज हो गई ना तो आपका फाइनेंशियल ब्रेकअप करके जा सकती है। तो एक चीज तो समझ आ गई थी कि भगवान को भी मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट का प्राइस नहीं पता चलता कि वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अब आते हैं मेरी स्टोरी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं बाबा। ये जो बाबा होते हैं ना, वो आपको बताते हैं भाई मैं आपके सारे दुख हर सकता हूं, मैं वो आदमी हूं जो आपको प्रॉफिट लाके दे सकता हूं, मैं वो हूं जिसने तो कभी लॉस ही नहीं किया। और हमारे जैसे लोगों की क्या गलती होती है, हम मान जाते हैं, हम उनके बोलते हैं ओके बाबा, हम आपके पास आ रहे हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो। ये जो बाबा है इनको आजकल कहते हैं अकाउंट हैंडलर्स, यानी कि ये बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। तो ये थर्ड फेज ऑफ लाइफ था। मैं करीबन 2011-12 में 28 साल का था। तो मेरे को भी ऐसे बाबा लोग मिले। मेरे लाइफ के 3 जो ऐसे केसेस थे, 3 बाबा मुझे मिले, तीनों बाबाओं का मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो पहले बाबा मुझे मिले, वो कहते कि भाई मैं जो है रेलीगेयर का ब्रोकर हूं, और मैं चाहता हूं कि आप रेलीगेयर में अकाउंट खोलो और मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दो। अच्छा, 2012 तक, यानी जब मैं 28 साल का हो गया था, तो मेरे पास थोड़ी सेविंग थी। तो मैंने सोचा चलो आजमाते हैं, अपन तो कुछ कर नहीं पाए, अपन ठीक से नहीं कर पाए, तो शायद यही करके दे दे। तो मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक बाबा पे। उन्होंने मेरा अकाउंट खोला और उन्होंने एबीजी शिपयार्ड शेयर्स खरीद लिए। अब आपको भी पता है एबीजी शिपयार्ड के साथ क्या हुआ। 50,000 रुपए के पूरे एबीजी शिपयार्ड खरीद लिए, और धीरे धीरे वो शेयर नीचे आता गया, नीचे आता गया। मैं बोलता रहा अरे भाई कुछ कर लो, देख लो, अरे नहीं बहुत अच्छे फंडामेंटल रिसर्च है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये एक लौती कंपनी है जो ऐसा काम कर रही है। हम भी चुपचाप सुन रहे हैं उनकी कथा को। हमारी भी गलती है कि हम उनकी कथा मान रहे हैं। तो जिस दिन आपने किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे दिया ना, वो पैसे के साथ नहीं, आपके इमोशंस के साथ ट्रेड करने लग जाता है। तो अंत में सबको पता है एबीजी शिपयार्ड के साथ क्या हुआ। आज तो उनके प्रमोटर्स जेल में हैं। तो वो क्या हुआ, वो 50,000 रुपए टोटली जीरो हो गया, खत्म हो गया। अब आए जी अगले फाइनेंशियल बाबा मेरे पास। ये जो बाबा थे ना, ये मेरे साथ पढ़ाई करते थे एमबीए के दौरान, दोस्त थे। तो एक दिन फोन किया, संजय क्या कर रहे हो। मतलब भाई मैं काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं। तब मैं कनकिया स्पेसेस में काम करता था। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, और वहां पे ना ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज में, बहुत पैसा बनता है संजय, जम के पैसा बनता है, जम के पैसा बनता है। मतलब सुन बे, पिछली बार कॉल पुट खरीदा था, 15-20 हजार रुपए एक दिन में साफ हो गए थे। भाई ये एक्सपेरिमेंट फिर से नहीं करना, फिर से रिपीट नहीं करनी सेम गलती। तो वो मिलने आ गया। अब मिलने के बाद उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे 10 लोगों की जिंदगी उसने बदल दी, कैसे वो रातों रात लोगों को अमीर कर रहा है। ऑब्वियसली अगेन लालच चालू हो गया, हमारा भी मन किया कि हमारे पैसे भी डबल हो जाए। तो भाई धीरे धीरे करके ऐसा उसने पटाया पटाया, लास्ट में मैंने उसको 80,000 रुपए दिए। आपने फरारी के बारे में सुना है? फरारी ना 0 to 100 6 सेकंड के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से मेरा 80,000 रुपया जीरो हो गया एक दिन के अंदर।
और उसने मुझे फोन किया, अरे संजय ये एक पोजीशन में गड़बड़ हो गई है, तू 80,000 रुपए और दे दे, मैं देख अगले दिन तेरे को डबल करके दे दूंगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने उसको सॉरी बोला और मैंने कहा भाई अब मैं तेरे साथ नहीं ट्रेडिंग कर सकता, इस अकाउंट को भी तू क्लोज कर दे जहां तू काम कर रहा है, मुझे तेरे साथ किसी प्रकार का काम नहीं करना। तो अभी तक 50,000 और 80,000 रुपए मैं खत्म कर चुका था अपने। क्यों? क्योंकि मैंने फाइनेंशियल बाबाओं को पैसा दे दिया था। और तीसरी स्टोरी, फिर से ये गलती हुई, देखो इंसान है, गलती तो करते ही रहते हैं। तो तीसरी बार ये गलती करी जब मेरे एक ऑफिस के कलीग ने मुझे आके बताया, संजय सर आपको ना मैं बस आप 5 लाख रुपए लगा दो। तब तक मेरी सैलरी और बढ़ चुकी थी, थोड़े थे अपने पास पैसे। 5 लाख रुपए लगा दो, मैं आपको हर महीने 50,000 रुपए कमा के दूंगा। मतलब बड़ी अच्छी स्कीम है यार, 10% पर मंथ कमा के देगा, ये तो बहुत अच्छा है। कौन कमा के देता है 10%? यहां एफडी में तो आपको 6% साल का मिलता है, 7% साल का मिलता है। फिर से हम फंस गए। हमने जो है उसको 5 लाख रुपए लगा के दे दिए, पर इस बार मैंने उसको बोला कि मैं अपने अकाउंट में 5 लाख डालूंगा, तेरे अकाउंट में नहीं डालूंगा। तो ठीक है जी, वो ट्रेडिंग कर रहा था, मैं देख रहा था, वो ट्रेडिंग कर रहा था, मैं देख रहा था। यहां मैंने पहली बार एक ही इंटेलिजेंट काम किया था। मैंने उसको कह दिया था भाई जिस दिन 1 लाख रुपए से ऊपर का लॉस कर देगा उस दिन अपन ये दुकान बंद कर देंगे। और उसने वही किया, उसने मेरा 1,07,000 रुपए का टोटल नुकसान कर दिया। मैंने उसको थैंक यू बोला और बोला सॉरी यार, शायद तेरी मेरी जमेगी नहीं, तू मुझे पैसा बना के नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं तेरे को सॉरी बोलता हूं। तो तीसरे केस में मैंने 1,07,000 रुपए आ, फिर मैं सर पकड़ के बैठा। मतलब यार क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्यों मैं दूसरों को पैसा दे रहा हूं? मैंने ये तय कर लिया, अगर मुझे पैसा जलाना है तो मैं अपना पैसा खुद जलाऊंगा। मैं किसी और को अपना पैसा जलाने का अधिकार नहीं दूंगा। मैं ये फाइनेंशियल बाबा जो आते हैं कि मैं आपका अकाउंट मैनेज कर लूंगा, उनको पैसा नहीं दूंगा। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आपको आके रिक्वेस्ट करते होंगे कि आप हमें पैसा दे दो, मैं आपका 10%, 20%, 30% इस तरीके से गेन्स करा दूंगा। तो मैं अब ये सब बिल्कुल नहीं करता। मैंने ये लिख लिया है कि मैं किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को अपना पैसा नहीं दूंगा। जो भी मेरे को बोलेगा कि मैं पैसे को डबल करके दे दूंगा। तो ये मेरे लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग थी कि भाई आप किसी को अपना पैसा हैंडल करने मत दो, क्योंकि वो उसी दिन आपके पैसे से नहीं आपके इमोशन से ट्रेड करने लग जाते हैं। आप कुछ कर नहीं पाते और वो उस दिन आपके पास आ जाएंगे जीरो करके और बोलेंगे सॉरी यार, कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई थी वो ठीक से नहीं लगी। क्यों? कि मार्केट में तो भाई रिस्क होता ही है। हाँ, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वही आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। उसने आपको सपने दिखाए, आप वो सपनों में बिक गए और आपके पैसे खत्म हो गए। अब आप सर पकड़ के बैठे हो, यार वही 50,000 से मैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर देता, वही 1 लाख रुपए से मैं अपने लिए कुछ खरीद लेता, अच्छे कपड़े खरीद लेता, अच्छे जूते खरीद लेता, कुछ भी कर सकता था। जब पैसा चला जाता है उसके बाद दुख डबल हो जाता है। अब जब ये बात समझ आ गई कि जब दूसरों को अकाउंट देंगे तो आश्वासन ही मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं, तो मैंने ये सोचा कि बॉस अब टाइम आ गया है कि अपन सीखेंगे। मैं खुद सीखूंगा, मैं खुद ट्रेडिंग सीखूंगा। मैं चाहता हूं समझना कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, क्योंकि एक चीज समझ आ रही थी, लोग पैसा बना सकते हैं, लोग पैसा बना रहे हैं। अब वॉरेन बुफे को देख लो, पीटर लिंच को देख लो, सारे बड़े इन्वेस्टर्स को देख लो, वो पैसा बना रहे हैं। तो उनके कुछ ट्रेड्स को समझा मैंने। तो पहले मैंने ये चेक किया, किताबें पढ़नी चालू करी, वीडियोस देखनी चालू करी। मैंने ये चेक किया कि भाई ये जो ट्रेडिंग है वो क्या सिखाई भी जा सकती है कि नहीं सिखाई जा सकती है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था द टर्टल एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड डेनिस करके एक बहुत बड़े ट्रेडर होते थे 1980s में। उन्होंने अपने दोस्त के साथ बेटिंग लगाई और दोस्त ने बोला देख सबको तुम ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते हो। बोलता है मैं ऐसे लोगों को ट्रेडिंग सिखा दूंगा जिनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसने बोला कि जैसे सिंगापुर में टर्टल्स को ग्रो किया जाता है उसी तरीके से मैं ट्रेडर्स को ग्रो करूंगा। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था द टर्टल एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जिनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं था, जिनके डाइवर्स बैकग्राउंड्स थे, और उनका एक बैच बनाया और उनको मात्र 3 चीजें सिखाई। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मात्र 3 चीजें सिखाई। एक सिंगल स्ट्रैटेजी सिखाई जो डायरेक्शनल थी, उसके बाद उनको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया और उसके बाद उनको ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिखाया। 3 ही चीजें उनको सिखाई, एक स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिखाया और उसके बाद उनको बताया कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। जब ये 3 चीजें कर ली गई और सिखा दिया गया, रिजल्ट चौंकाने वाले थे। ये सारे जो टर्टल्स थे, उनको टर्टल्स कहा जाता है, उन्होंने मिलकर 2 साल के अंदर $100 मिलियन का प्रॉफिट किया। उसमें से एक टर्टल आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेज फंड मैनेज करते हैं और एक टर्टल उसमें से 18-19 साल की उम्र तक $30 मिलियन का प्रॉफिट कर चुका था। तो यह समझने के बाद एक बात तो समझ आ गई कि भाई सीख सकते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं ट्रेडिंग में? सबसे पहला है, आजकल जैसे टेलीग्राम पे आता है मैं आपका पैसा 10% डेली ग्रो कर सकता हूं, 10% डेली। तो मैंने एक मैथमेटिक्स करी, तो बिना मैथमेटिक्स के मजा नहीं आता ना। तो मैंने मैथमेटिक्स करी कि अगर 1 रुपया मैं साल की शुरुआत में डालू, 1 रुपया कह रहा हूं, और साल में करीबन 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं,
और वो पैसा हर दिन 10% बढ़ रहा है, तो मेरे पास साल भर में कितना पैसा होगा? मैंने सोचा यार हो जाएगा 2-3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। चलो मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1, आपके हिसाब से कितना हुआ होगा? टोटल 2300 करोड़ रुपए। जी हां, 1 रुपया, 1 करोड़ रुपया नहीं, 1 रुपया 2300 करोड़ बन जाएगा अगर आप हर दिन 10% से कंपाउंड करोगे, जो आपको टेलीग्राम पे प्रोमिसेस आते हैं। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई भाई कि ये ना जंगल में सुंदर लड़की है, हो सकता है चुड़ैल हो, तो अपने को ऐसा क्या करे कि अपने को ये चुड़ैल ना खा जाए, अपने लिए ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लालच को कंट्रोल करना है, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाना है। वॉरेन बुफे की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उनका टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न मात्र 20% है, पर वो 1965 से लेके आज तक पिछले 60 साल का रिटर्न है, यानी हर साल फॉर द नेक्स्ट 60 इयर्स वो 20% से ग्रो करते रहे हैं। अगर आपने 10,000 रुपए बर्कशायर हैथवे में 1965 में डाले होते, तो आज वो 150 करोड़ रुपए हो चुके होते। ये मैजिक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा देर पैसा कमाने का। तो एक चीज समझ आई भाई, ज्यादा नहीं कमाएंगे, ज्यादा देर कमाएंगे। उसके बाद एक 14 साल की लड़की मिली, वो ट्रेडिंग करती थी, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। तो मैंने उससे स्ट्रैटेजी समझी। उसने मुझे बताया कि संजय जी, मैं ना बहुत ज्यादा कमाने की इच्छुक नहीं हूं, मैं चाहती हूं महीने का 2 से 3% कमा लूं, और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और मैं प्रॉफिट से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वही बात हो गई, ज्यादा नहीं ज्यादा देर। तो मैं ये सोचती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो। एक बड़ी सिंपल सरल सी स्ट्रैटेजी उसने मेरे को सिखाई, जो पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं 1 घंटा देता हूं और उस स्ट्रैटेजी को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं, यानी वो मेरे लिए बन गई पैसिव इनकम। अब आप एक बात समझिए, सबसे हल्का रिसोर्स कौन सा है पैसिव इनकम बनाने का? फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 7% बनता है। अगर मुझे साल का 25 से 30% बन रहा है, यानी मैं 3 से 4 गुना एफडी का बना सकता हूं पैसिवली, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मुझे क्यों रोज ट्रेडिंग के सामने बैठना है? मुझे क्यों टर्मिनल के सामने बैठ के हाय हाय करनी है? मुझे क्यों बाजार से बहस करनी है? तो ये सब समझने के बाद मैंने वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। इस बार मैंने कहा कि मेरा पैसा प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो उसके बाद मैंने उस स्ट्रैटेजी को पकड़ा। उस स्ट्रैटेजी को पहले मैंने पेपर टेस्ट किया, मतलब वाह यार अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर मैंने एक छोटा कैपिटल डाला, थोड़ा और कैपिटल बढ़ाया। उसके बाद आपको मैं पिछले साल का अपना रिजल्ट बताता हूं। मैंने अगस्त 2023 से लेके मार्च 2024 तक 60 लाख के कैपिटल पे 8 महीने के अंदर 13.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। इसमें 2-3 बहुत बड़ी बातें आपको बताऊंगा। तो ये 7-8 महीने का जो रिटर्न है वो करीबन 20% से भी ज्यादा है, यानी अगर साल का देखूं तो करीबन 35-36% का रिटर्न है। दूसरी चीज, ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने को मुझे महीने का मात्र 1 घंटा लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगा है। अगर मैं टोटली पैसिव हो जाता तो शायद महीने में 15-20 मिनट में कर लेता। तीसरी चीज, मुझे रोज स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ रहा है। चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट राइट है, और मेरे को वो वाले स्टॉक्स के साथ मैं करता हूं जिनमें ताकत है, जिनमें लिक्विडिटी है। मैं पोजीशन को कभी भी काट सकता हूं, कभी भी उस पोजीशन से बाहर हो सकता हूं। एक्टिविटी करूंगा तो रिटर्न्स कमाने की क्षमता बढ़ा सकता हूं। ये सारी चीजें मैंने देखी। फिर मैंने देखा कि यार एक राइट रिटर्न अगर 2 से 3%, 4% तक महीने का बन जाता है, तो ज्यादा लालच क्यों करना, ज्यादा टेंशन क्यों लेना, ज्यादा स्ट्रेस क्यों लेना? क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करते हो लाइव, आपको बहुत स्ट्रेस होता है। पैसा बोलना बहुत आसान है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क 10,000 रुपए है। जिस टाइम 10,000 रुपए जाएगा ना, एकदम इतना जोर से चीख निकलेगी आपकी कि ये पैसा क्यों चला गया। वॉरेन बुफे क्या कहते हैं? डोंट लूज योर मनी। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी। तो आप यहां पैसा हारने के लिए नहीं आए हो, पैसा बनाने के लिए आए हो। मार्केट में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की सोचिए, यानी पहले यह देखिए कि आपका पैसा वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। पिच पे बने रहिए, जितना आप पिच पे बने रहेंगे उतने आपके रिटर्न्स बेटर होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप पिच पे जाएंगे पहले दिन ये सोच के कि आपको महीने के 10, 20, 30% रिटर्न बनेंगे, आपका गारंटीड लॉस होगा। आप मार्केट को गाली दोगे और मार्केट से बाहर आ जाओगे। आपका पैसा बनाने का जो अपॉर्चुनिटी था वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेरे को खुद को 14 साल लग गए, 14-15 साल लग गए उस पॉइंट का रियलाइजेशन लाने में कि भाई मैं तो बहुत ही गलत कर रहा था। अगर मैं तब से शांति से काम कर रहा होता तो आज शायद जितनी मेरी वेल्थ है उससे 10x ज्यादा होती और मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये जो मार्केट है ये सिंप्लिसिटी को रिवॉर्ड करती है, ये जो मार्केट है ये पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। आप भी सिंप्लिसिटी से काम कीजिए, पेशेंस से काम कीजिए, आप डेफिनेटली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। क्योंकि हर्षद मेहता का वो स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि भाई मार्केट ऐसा समंदर है जो
पूरे भारत की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे लाइफ की कुछ मैसिव लर्निंग्स थी जो मैंने स्टॉक मार्केट से ली। आज मैं महीने का आराम से अपने लार्ज कैपिटल पे मेरे पूरे परिवार का कैपिटल मैनेज करता हूं, 3 से 4% बनाता हूं, ज्यादा से ज्यादा महीने का 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करता हूं, पैसिव इनकम बनाता हूं, टेंशन नहीं लेता और अपने एक्टिव काम कर सकता हूं, अपने पैशन को परस्यू कर सकता हूं। मार्केट्स में बहुत ताकत है मेरे दोस्तों, इसकी ताकत को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने बातें बोली हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप डेफिनेटली जीतेंगे। और जाने से पहले मैं एक मैसेज क्लियर करना चाहता हूं। आपके पैसों पे आप नहीं, आपका परिवार भी निर्भर करता है। आप अगर पैसे हारोगे तो जो आपका स्ट्रेस है वो आपके परिवार के लिए ट्रॉमा में बदल जाएगा। आपका परिवार के साथ बिहेवियर बदल जाएगा। आप जब 3:30 बजे कमरे से बाहर निकलोगे मुंह लटका के, आपके परिवार का मुंह लटक जाएगा। उनकी आशाओं पे, उनके होप्स पे आप पानी फेर दोगे। उनके पैसे के साथ खिलवाड़ करना आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं आपसे फाइनल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पैसे को राइटली मैनेज करो। जो चीजें मैंने बताई उनको सीखो, सीख सीख के पैसे ग्रो करो। अगर आप इस मार्केट में 10 साल रह गए, आपका पैसा 10x हो जाएगा। अगर आप इस मार्केट में 20 साल रह गए, आपका पैसा 100x होगा, 20x नहीं होगा। यह पावर है इस मार्केट की कंपाउंडिंग की। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जो स्टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने का। इस देश में बहुत ताकत है, स्टॉक मार्केट्स में बहुत ताकत है और देश बहुत आगे जाने वाला है। हमें इस मार्केट से पैसा कमाना सीखना है और जिंदगी भर पैसा कमाना है। जय हिंद, जय भारत।